हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, लुसेंट जीके का सीरीज चल रहा था। मिडवल इंडिया में हम सब चले आए थे और पिछले क्लास में दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किए थे। तो आपका नेक्स्ट अध्याय चलेगा, अध्याय नंबर आपका मध्यकालीन का अध्याय 5 चलेगा। इसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 1336 से लेकर 1650 ईस्वी तक चलने वाला में से। अब यहाँ पे देखते दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने प्रकार के वंश आए थे, कौन कौन वंश आए थे, सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग गहन से अध्ययन करने वाले हैं, डिटेल्स में जानने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वहीं पे इसका चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उनका चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और हरियर बुक्का के पिताजी का नाम था संगम, इसलिए विजयनगर साम्राज्य को संगम वंश भी हम कह सकते हैं, है ना, संगम डायनेस्टी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य, ये वाला जो एरिया आपको मैप में दिख रहा होगा, यही आपका विजयनगर साम्राज्य है, यहीं पे आपका विजयनगर साम्राज्य की बात है। इसके ठीक ऊपर जाइएगा दोस्तों तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य है, जो कि हम कुछ देरी में पढ़ने वाले हैं, बहमनी साम्राज्य। तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य है, ये बहमनी साम्राज्य है, और ये पूरे के पूरे साम्राज्य जो है, ये आपका पूरा एरिया जो है वो आपका एरिया है विजयनगर साम्राज्य, यानी कि विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे मोटा मोटी समझ सकते हैं, कुछ ऐसे करके अगर आते हैं तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, दक्षिणी साउथ वाला एरिया, ये आपका कौन है, विजयनगर साम्राज्य। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश किए होंगे और आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे राजपूत वंश कुछ है, यहाँ पे आपका तुगलक चल रहा था, उस समय चल रहा था, और इस प्रकार से बात कुछ स्थिति देखने को हमें मिलती है। अब समझते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य में क्या क्या और कौन कौन वंश आए और कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 वंश आए थे। सबसे पहले संगम वंश आए, फिर यहाँ पे सालू वंश आए थे, सालू वंश, फिर आपका तुलु वंश आए थे, और फिर आपका आरविंडु वंश आए थे। आपका बात करते हैं सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह थे, और जब बात करते हैं तुलु वंश का तो वीर नरसिंह। तुल्लू में क्या कहता है, वीर नरसिंह, और यहाँ सालू में सालू, ऐसे भी सालू वंश है और लास्ट में सालू लगा हुआ है, तो इसे समझ लीजिएगा, लास्ट में सुरम लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं, तो वीर नरसिंह है, तो इसका तुल्लु वंश है। अराविंडु वंश की बात करते हैं तो इसका आपका तिरुमल है, क्या तिरुमल जो है आपका अराविंडु वंश का संस्थापक की हम बात करते हैं तो आपका तिरुमल है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले संगम वंश की बात करते हैं तो संगम वंश की स्थापना जो हुआ था 1316 में हुआ। कब? 1316 में आपका संगम वंश, 16 माफ करिए दोस्तों, 1336 में संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। इसका संस्थापक हरियर था एवं बुक्का था, फिर बुक्का प्रथम आया, हरियर दूसरा आया, देवराय प्रथम आया, और ये देवराय थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देवराय दूसरा आया, फिर आपका प्रौढ़राय आया। अब बात करते हैं प्रौढ़राय में इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ पॉइंट समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हरियर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किससे भैया आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके यह विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश के नाम संगम राजवंश भी रखने का प्रयास रखा था, तो संगम राजवंश भी अपने पिता का नाम पर रखा था इसका आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पेपर में छप सकता है, पेपर की खोपड़ी में आ सकती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो गाइस याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। क्या? हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य को के खंडहर जो है तुंगभद्रा नदी पर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर है वह किस नदी पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी पर। इसकी राजभाषा बोलते हैं तेलुगु है। विजयनगर साम्राज्य की जब राजभाषा बोलते हैं, ऑफिशियल हम लैंग्वेज की बात बोलते हैं, तो गाइस याद रखना है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपका क्या है, तेलुगु। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, कुछ इनमें प्रमुख तथ्य के बारे में हम समझने की प्रयास करते हैं, क्या क्या इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकती है। तो बुक्का प्रथम ने आपका वेद मार्ग प्रस्तिष्ठकारक की उपाधि धारण किया था, तो वेद मार्ग प्रस्तिकारक की उपाधि किसने धारण किया था, तो बुक्का प्रथम ने। हरियर दूसरा ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था, तो महाराज धीराज की उपाधि हरियर दूसरा ने किया था। इटली यात्री निकोला कांटी बहुत फेमस है, निकोला कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, उस समय देवराय प्रथम का शासन चल रहा था, तो निकोला कांटी जो है
एक इटली का यात्री है, विजयनगर के साम्राज्य में कब आया था? जब उस समय देवराय प्रथम का शासन चल रहा था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। कौन नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। आपका तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था देवराय प्रथम ने, ताकि जल की कमी दूर की करने के लिए, और यहाँ पे नहरें भी ला सकते हैं। तो ये आपका याद रखना, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करने का भी यहाँ पे काम किया था। अब हम समझते हैं संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा के बारे में, देवराय दूसरा। तो संगम वंश के सबसे प्रतापी या विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक था देवराज द्वितीय। इसे इमाडी देवराय भी कहा गया है। इमाडी देवराय किसको बोलते हैं? तो इमाडी देवराय दूसरा को कहा गया। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय भरत काल में विजयनगर आया था। तो विजयनगर भरत काल में कौन आया था? तो आपका अब्दुल रजाक। तो इसके समय अब्दुल रजाक आए थे, जो फारसी राजदूत थे। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर या हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानायक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। तो याद रखना दोस्तों, आपका महानायक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किसने लिखा है? देवराय द्वितीय लिखा है। जो आपका कौन ग्रंथ है? तो आपका संस्कृत ग्रंथ की यहाँ पे हम बात करते हैं। अब पॉइंट समझते हैं तुल्लु वंश के बारे में। क्या तुल्लु वंश के बारे में हम यहाँ पे बात समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे तुल्लु वंश, सालू वंश ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सालू वंश में इतना रखना है कि सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। अब जो भी इंपॉर्टेंट है तुल्लु वंश से सवाल आ सकते हैं। तुल्लु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। यहाँ का महान शासक कृष्णदेवराय था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसको बताया है? तो कृष्णराय को जो आपका खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। बाबर का आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा नाम है। कृष्णदेवराय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। अब डोमिगोस पायस इसी शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था? यात्रा किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और फैक्ट के बारे में। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। तेलुगु साहित्य के कितने भाई साहब? 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य क्लासिक युग कहा गया। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किनके शासनकाल कहा गया? तो याद रखना है, कृष्णदेवराय को शासनकाल को कहा गया। अब कुछ पॉइंट और समझते हैं। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमित माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने किया था। नागलपुर नामक नए नगर, हजार एवं विट्ठल स्वामी मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कृष्ण देवराय ने करवाया था। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ से आपको बन सकती है। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1529 में। इनकी उपाधि लिया था आंध्र भोज की उपाधि, अभिनव भोज की उपाधि, आंध्र पितामह की उपाधि। तो याद रखना, कृष्णदेवराय ने किसकी उपाधि लिया था? आंध्र भोज की उपाधि लिया था, अभिनव भोज की उपाधि लिया था, आंध्र पितामह की उपाधि लिया था। और इसके अंतिम शासक लास्ट रूलर था सदाशिव। क्या? सदाशिव जो है इनके अंतिम शासक रहे थे। अब कुछ बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा युद्ध हुआ था, बनहट्टी का युद्ध। बोलिए, बनहट्टी का युद्ध या राजतंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। तो हुआ था 23 जनवरी सन 1565 में ये युद्ध हुआ था। विजयनगर में रामराय थे और दक्षिण में 4 लोग मिल किया था, बीजापुर, अहमदनगर, बिदर, गोलकुंडा। बीजापुर, अहमदनगर, बिदर, गोलकुंडा। और इसका शासक इधर से जो लड़ रहा था अली आदिल शाह, और इसके बीच ये आपकी लड़ाई हुई थी। इसको कहते हैं हम लोग कौन सा युद्ध? तो ये आपको याद रखना, बनहट्टी या तालीकोटा का युद्ध। अब यहाँ पे बनहट्टी या किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? तालीकोटा युद्ध की हम बात कर रहे हैं, जो 2 गुट में लड़ा गया था। एक विजयनगर से लड़ा गया था और दक्षिण संघ में बीजापुर, अहमदनगर, बिदर एवं गोलकुंडा के बीच लड़ा गया था। अब कुछ पॉइंट हम और समझते हैं। अगला है आरबिड्डू वंश। कौन वंश? आरबिड्डू वंश की हम बात करते हैं। इसका संस्थापक था तिरुमल। क्या? तिरुमल जो है आरबिड्डू वंश का संस्थापक था। क्या?
तिरुमल जो है आरबिड्डू वंश का क्या था दोस्तों, संस्थापक था। अंतिम शासक रंग तीसरा था। क्या अंतिम शासक इसका रंग तीसरा था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक यही था, रंग तीसरा, और यही आपका वंश था आरबिड्डू वंश। कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आरबिड्डू शासक वेंकट दूसरा के शासनकाल में ही वोडेयर या 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की क्या किया था दोस्तों, स्थापना करने का यहाँ पे काम किया था। अब हम इसको कुछ प्रशासन के बारे में समझते हैं, इनके कुछ हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल होता है, केंद्र होता है, फिर आपका प्रांत या मंडल होता है, फिर जिला को कोटक या वलनाडु कहा गया है, फिर आपका तहसील जिसको मेलाग्राम कहा गया है, फिर आपका ग्राम या उर होता था। इस प्रकार से इसका प्रशासन जो आपका यहाँ पे सजा हुआ था। कुछ पॉइंट और है जो कि 1-2 नंबर से कभी कभी एग्जाम में पूछ जाती है, तो यहां से हम समझने की हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा गया। तो विजयनगर कालीन जो नायकों को नायक कहा गया, ये वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना को रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो आपका अमरम कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर का 1/6वां भाग था ये आपका। उम्बली की बात करते हैं, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्ति भूमि को भूधान धारण पत्ती थी। रक्त कोड़े की बात करते हैं हम, तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को, ये बात आपका रक्त कोंडे कहा गया था। कुट्टुगी की बात करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर कभी कभी पूछते हैं। कुट्टुगी की बात करते हैं, कुट्टुगी क्या था, तो ब्राह्मण, मंदिर या आपका भूस्वामी स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों के पट्टे पर भूमि देते, उसको कहा गया कुट्टुगी। अब कुछ और फैक्ट समझते हैं। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित था। कौन प्रथा? दास प्रथा प्रचलित था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वैश्वैक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हुन थी। व्यापार यहाँ पे चेट्टी था। व्यापार का नाम व्यापार क्या था आपका दोस्तों, यहाँ पे आपका चेट्टी था। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य से कुछ और फैक्ट बन सकता है। एक सबसे और लास्ट फैक्ट है आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था क्या है? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसी को हम लोग कहते हैं आपका आयंगर व्यवस्था। इन ग्रामीणों इकाइयों पर प्रशासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। अब हम बात करते हैं आयंगर का, तो सिंपल सी बात है, सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की बात कही गई थी। 12 प्रशासकीय अधिकारी था, इसी को कहा गया दोस्तों आयंगर व्यवस्था, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा गया। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि को आपको प्रदान करने का यहाँ पे काम करते थे। इनका पद जो था अनुवांशिक होता था। आयंगर व्यवस्था का पद अनुवांशिक था। वह इस पद को बेचे या गिरवी रख सकता था, मतलब कि वो अपनी पद को बेच भी सकता था या किसी को दे भी सकता था। ग्राम स्तर की, यहाँ पे समझिएगा, ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों को इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। अब हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।